बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सपेंडिचर मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे काम की बात क्या थी, एक एसेंशियल पॉइंट कि हम यहाँ पूरे नेशन का एक्सपेंडिचर निकालते हैं। हमारे यहाँ छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हमारी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है। तो बेटा हमारे यहाँ एक्सपेंडिचर करने वाले चारों सेक्टर हैं जो एक्सपेंडिचर करते हैं, चारों ही सेक्टर। बेटा कौन कौन से सेक्टर हैं जो एक्सपेंडिचर करते हैं? नंबर वन, हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर करता है। ओके, जो गवर्नमेंट, हाउस होल्ड है वो करते हैं आपके एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर, इसी के साथ में बेटा मैं गवर्नमेंट, यहाँ पे एनपीओस को भी रख दूंगा एक ही कैटेगरी में, है ना। हाउस होल्ड एंड एनपीओस ये आपके एक्सपेंडिचर करते हैं। नंबर टू बेटा गवर्नमेंट करती है, ठीक है। नंबर थ्री बेटा प्रोड्यूसर्स करते हैं। एंड नंबर फोर आपका फॉरेन सेक्टर के थ्रू होता है, फॉरेन ट्रेड, ठीक है। हाउस होल्ड एंड एनपीओ जो एक्सपेंडिचर करते हैं बेटा उसको क्या नाम दिया था हमने, बताओ टेक्निकल टर्म क्या थी उसके लिए? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यस और नो? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है उसको क्या नाम दिया था हमने? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा प्रोड्यूसर्स जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बेटा प्रोड्यूसर जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ। या दूसरा नाम क्या होता है बच्चों इसका? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या नाम होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये भी फर्दर टू कैटेगरीज के होते हैं, कौन कौन से? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, अभी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। एंड बेटा फॉरेन सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है उसको नाम दिया जाता है नेट एक्सपोर्ट। इन चार के अलावा कोई पांचवा एक्सपेंडिचर हमारी इकोनॉमी में नहीं होता है। अगर किसी को मिल जाए तो मेरे सामने लिया ना, सब कुछ इसमें आता है, सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें ना आ रहा हो। हाँ कुछ एक्सक्लूजन्स हैं दो तीन जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना, लेकिन सब कुछ बेटा इसमें आ जाता है। ये चार सेक्टर हैं और ये चारों सेक्टर हमारी इकोनॉमी में, हमारे पूरे नेशन में जितना एक्सपेंडिचर होता है उस सारे एक्सपेंडिचर को अगर बच्चों ऐड कर दिया जाए, बेटा ये मार्कर जिसने चलाया हटाओ, उन सारे एक्सपेंडिचर्स को अगर ऐड कर दिया गलती से जाए, चल गया था। कोई बात नहीं रिमूव कर दो बेटा, अगर इन सबको कैसा ऐड है? कर दिया जाए तो ये आपको मिल जाता है टोटल एक्सपेंडिचर, या फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं इसको, टोटल एक्सपेंडिचर या फाइनल एक्सपेंडिचर। अब बेटा ये लॉजिकल बात है, समझ में आ गई थी हमें। साथ ही साथ एक बात मैंने कल और समझाई थी अगर तुम्हें याद हो, कि बच्चों इन सबको ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, कौन सा वाला एग्रीगेट मिलता है बताओ? सर जीडीपी एमपी एफसी, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी। एट मार्केट प्राइस, ये हमें मिल जाता है अगर इन चारों को हम ऐड कर दे तो। ओके, और जब जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको मिल जाता है तो उसकी मदद से नेशनल इनकम तो निकाल ही सकते हैं। कैसे? उसमें माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, प्लस क्या कर देंगे एनएफआईए, और प्लस कर देंगे एनआईटी, प्लस वेरी वेरी सिंपल बस। लेकिन उसके लिए बेटा हमें ये चारों टाइप के जो एक्सपेंडिचर हैं इनको डिटेल में पढ़ना है, हमें बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा बेटा ये जो स्टार्टिंग वाले दोनों हैं, क्या मैं इनको सेम कैटेगरी में रख सकता हूँ? क्योंकि दोनों ही अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है ये? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बेटा ये तीन कैटेगरी हो गई हमारे एक्सपेंडिचर की। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी हो गई? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरी हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और तीसरा हो गया बेटा आपके नेट एक्सपोर्ट। जरा रिवाइज करो मेरे साथ फटाफट से, तीन कैटेगरी कौन सी है बच्चों? सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नंबर थ्री नेट एक्सपोर्ट। फटाफट से रिवाइज करो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट। याद रखेंगे सब लोग, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट्स, ये तीन कैटेगरी है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, प्राइवेट एंड फाइनल। अब बेटा देखो मैं एक बहुत कॉमन बात तुम्हें बता रहा हूं, उसके बाद में एक एक आइटम की डिटेल में आऊंगा। बहुत कॉमन बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये दोनों ही जो है ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बेटा ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पता है क्या होता है? कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर
जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, डे टू डे बेसिस पे करते हैं, जो हम नॉर्मली कंजम्पशन के लिए खर्चा करते हैं, ये वो खर्चे हैं बेटा जो हम डेली रूटीन में, डेली लाइफ में करते हैं, उसी को कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर का हो, चाहे एनपीओस का हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो। बेटा याद रखना, यहाँ पे हैवी एक्सपेंसेस को मैंने कंसीडर नहीं किया है, ना ही हाउस होल्ड्स के और ना ही गवर्नमेंट के। हैवी एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जैसे किसी ने मकान बनवाया। अब बेटा देखो, अगर मैं हाउस होल्ड हूं और मैं अगर खुद के लिए मकान बनवा रहा हूं, क्या वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं बेटा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। तो एक तो आपके हाउस होल्ड और साथ ही साथ बेटा गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट आपके ऊपर जो एक्सपेंडिचर करती है ना, ये बड़े बड़े वाले जो रोड्स बनवाती है, ब्रिजेस बनवाती है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है बेटा। गवर्नमेंट के बड़े खर्चे और हाउस होल्ड के बड़े खर्चे, इन दोनों को ही हम इंक्लूड करेंगे किसमें बेटा? जब हम करेंगे इन्वेस्टमेंट की बात, वहां पे इंक्लूड करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बड़े एक्सपेंसेस से कैपिटल फॉर्म होती है, याद रखना, बड़े एक्सपेंडिचर से कैपिटल फॉर्म होती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आता है सर? फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में सिर्फ डे टू डे बेसिस पे छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं, जो कंजम्पशन के लिए किए जाते हैं, रेगुलर एक्सपेंडिचर, उनको लिया जाता है। और जो बड़े एक्सपेंडिचर हैं, जो कैपिटल नेचर के हैं, जो आपके कभी कभार होने वाले हैं, उनको लिया जाता है बेटा कहां पर? इन्वेस्टमेंट के अंदर। क्या ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया जो मैंने बताया? यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. यस चलो सर। बेटा, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं जल्दी से आपको एक ग्लैंस दे देता हूं कि बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है। बेटा हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है जीडीपी एमपी। एक फंडामेंटल चीज है जो सब लोग दिमाग में लर्न कर लें। अगर आपको फंडामेंटल लर्न हो जाएगा, उसके बाद समझने में आसानी होगी, है ना? तो अभी हम समझने का काम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके पहले फंडामेंटल सबको लर्न हो जाना चाहिए। जीडीपी एट एमपी हमें निकालना है बेटा। ये तीन चीजों को ऐड करने से आता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को जिसको हम जीडीसीएफ बोलते हैं, जीडीसीएफ, और नेट एक्सपोर्ट। इन तीनों को ऐड करने से हमें मिलता है जीडीपीएमपी। देखो प्लस के साइन भी लगा दिए मैंने। अब इनका अगर फर्दर क्लासिफिकेशन हम करें तो बेटा याद रखें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी फर्दर टू टाइप्स का होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा बेटा मेरे को बताओ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है? कौन कौन से सेक्टर करते हैं? अब सब लोग बता देंगे। हाउस होल्ड, हाउसहोल्ड एंड एनजीओस, Producer. हाउसहोल्ड एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये दोनों जो कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर करते हैं बेटा, उसको कहा जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसी को बेटा हम प्राइवेट सेक्टर भी बोलते हैं इन शॉर्ट, है ना? प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। और दूसरा आपका है गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर जो डे टू डे एक्सपेंसेस करता है डेली बेसिस पे कंजम्पशन वाले, उनको बेटा कहा जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, C&G। ओके, ये तो हो गए आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बेटा ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे कंजम्पशन नहीं हो रहा, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। कंजम्पशन तो होगा ओवर द पीरियड, कई सालों तक। अभी सिर्फ क्या हो रहा है? कैपिटल एसेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कैपिटल गुड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब बड़ी बड़ी एसेट्स बन रही हैं। तो बेटा ये कहलाते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और इसके अंदर भी टू टाइप्स होते हैं, एक होता है बेटा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम इसका एक नाम और साथ में याद करेंगे बेटा। ये क्या बताया मैंने आपको नाम? जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बस इसके साथ में फिक्स लगा दो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बिकॉज ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है ना, तो हमारी टेक्निकल टर्म क्या बन जाएगी यहाँ पे? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, याद रखना। दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अभी इसको समझने वाले, इनका लॉजिक क्या है, क्यों लेते हैं इनको, है ना? ये एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है यहाँ पे, अभी समझने वाले हम सब। ओके, और लास्ट है बेटा आपके एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का फंडा बड़ा क्लियर है ना? कि भाई किसी चीज को आपने एक्सपोर्ट किया है लेकिन प्रोडक्शन तो उसका इंडिया में ही हुआ होगा ना, है ना? तो उसकी वैल्यू, हम खर्चा तो इंडिया में ही हुआ है ना, उसका बनाने का खर्चा जो हुआ है, कॉस्टिंग जो उसकी लगी है, वो इंडिया में ही तो लगी है। तो खर्चा जब इंडिया में हुआ है तो एक्सपोर्ट इज अ कॉस्ट, हम ये मान के चलते हैं, इसीलिए उसको ऐड कर देते हैं। लेकिन बेटा इंपोर्ट जो है वो दूसरी कंट्री में खर्चा हुआ है। आप यूएसए से कुछ इंपोर्ट करते हो, यूएसए से आपने कुछ सामान मंगवाया है। अब बेटा वो जो इंपोर्ट है ना, वो यहाँ पे थोड़ा ना प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ है? यूएसए में।
तो हमारा एक्सपेंडिचर थोड़ी ना है, वो एक्सपेंडिचर तो यूएसए का है, तो इसको लेस कर दिया जाएगा, नेट करते हैं, ये जरूरी होता है। ठीक है, तो बेटा ये ग्लांस में मैंने आपको बताया है हमें ये करना है। और फॉर्मूला क्या बन जाता है, अगर हम एक ओवरऑल फॉर्मूला देखें बेटा, तो फॉर्मूला बनता है सी प्लस जी प्लस जीडीसीएफ प्लस एक्स माइनस एम। एक्स मतलब होता है बेटा क्या, एक्सपोर्ट्स, एम मतलब होता है इम्पोर्ट्स। ये एक बहुत बेसिक मैंने आपको बताया बेटा। क्या सभी को यहां तक समझ में आ गया, यस और नो? यस Yes, यस sir. सर। अब Yes, बेटा sir. हम Yes, क्या करने sir. वाले हैं, एक एक टर्म को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, इन डिटेल। और मार्क माय वर्ड्स बेटा, इतनी डिटेल में और इतना मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो कंफ्यूज करने वाला कोई पॉइंट बचेगा ही नहीं, ये मान के चलो, कंफ्यूज करने वाला कोई पॉइंट नहीं बचेगा। हम मैक्सिमम कवर करते हुए चल रहे हैं, सब कुछ आ जाएगा इसमें। चलो स्टार्ट कर देते हैं। 1 सेकेंड बच्चों। हाँ जी, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सभी लोगों का ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। बेटा हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा नाम से ही पता लग रहा है ये किसके खर्चे हैं बताओ, ये है हाउस होल्ड के खर्चे प्लस साथ ही साथ एनपीओस के खर्चे। हाउस होल्ड्स एंड एनपीओस के खर्चे हैं वो लोग जो कंजम्पशन के लिए खर्चा करते हैं। आप ब्रेड का पैकेट लाते हो, बिस्किट खरीद के लाते हो, यूपी नूडल्स का पैकेट लाते हो, मार्केट से आप कुछ भी ऐसी चीज लाते हो, शूज खरीद के लाते हो, आप शर्ट खरीद के लाते हो, आप जो भी एक्सपेंडिचर करते हो, जिसको आप कंज्यूम करते हो, उसी को कहते हैं बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मेरा एक एनजीओ है जो गरीबों को फ्री में खाना खिलाता है, तो उसके लिए मैं जो सामान खरीद के लाता हूँ, आटा दाल चावल, डेली यूज के हिसाब से, बेटा उसी को कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। याद रखना बेटा, जो एनजीओज होते हैं ना, उनको भी इंडिविजुअल की कैटेगरी में रखा जाता है ना। तो आपके जो हाउस होल्ड्स हैं वो तो इसमें आ ही गए, साथ ही साथ एनजीओज भी इसमें आ गए। ये जो डेली बेसिस पे जो एक्सपेंडिचर करते हैं बेटा, उसी को यहाँ पे क्या माना जाता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, आगे बढ़ते हैं। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा फाइनल गुड्स सभी लोग जानते हैं, ऐसे गुड्स जिनका सिर्फ कंजम्पशन होना है, जिनका हम रीसेल नहीं करेंगे या फिर उसको फर्दर प्रोडक्शन में काम नहीं लेंगे, हम कंज्यूम करेंगे। ऐसे गुड्स पे जब आप या फिर कोई एनजीओ, हाउस होल्ड या फिर कोई एनजीओ इन पे खर्चा करता है, तो बेटा उसी को हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर पढ़ लो, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स एंड एनपीओस, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इंडिविजुअल्स करें, हाउस होल्ड्स करें या एनपीओस करें, वो सारे खर्चे इसमें आते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री का खर्चा है ये भी देखा जाए तो। ओके, लेकिन बेटा इसके अंदर स्पेसिफिकली क्या क्या आता है वो अब हम पढ़ने वाले हैं, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बेटा एक भी पॉइंट इसमें से दे दे तो आपको वो समझ जाना है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, और ये कंफ्यूज करने वाले पॉइंट होते हैं। मैक्सिमम बुक्स में ये पॉइंट दिए हुए नहीं होते हैं, ना कोई इनको अच्छे से पढ़ाता है, लेकिन ये कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, पूछ लिए जाते हैं, याद रखना। हम 100% प्रिपरेशन करके चल रहे हैं, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, तो हैंड टू हैंड सभी बच्चे मेरे साथ इसको लर्न करेंगे। सबसे पहले कंज्यूमर सर्विसेज। बेटा गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं ना, तो उसमें सर्विसेज आ जाती है ना। तो सर्विसेज तो सभी को पता है। अगर मैं एक इंसान, मैं एक हाउस होल्ड हूं या फिर मैं एक इंडिविजुअल हूं, बेटा मैं जाता हूं मेरे सीए के पास, और सीए मुझे ऑडिट करके देता है या सीए मेरे अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, बेटा ये सीए की सर्विस में ले रहा हूं। ओके, और इसके बदले में सीए को जो मैं फीस दूंगा बेटा वो क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसी तरह से मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर मुझे कंसल्ट करता है, बेटा इस कंसल्टेंसी के बदले में मुझसे वो कंसल्टेंसी चार्जेस लेता है, फीस लेता है, बेटा वो भी क्या है, एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पहला कंपोनेंट क्या हो गया, कंज्यूमर सर्विसेज। अच्छा सर सर्विसेज की बात तो हो गई, सर जरा गुड्स की बात बता दो। बेटा फाइनल गुड्स भी तो फर्दर 3 कैटेगरीज के होते हैं, हमने वैसे उनको पढ़ा था सेकंड कैटेगरी में।
जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, लेकिन होते तो फाइनल गुड्स ही हैं। किसी को याद है कौन कौन से होते हैं बेटा? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सभी को याद है। और फोर्थ होता था सर्विस। तो सर्विस तो हमने ले लिया। अगर आप सर्विस पे खर्चा करते हो दैट विल बी काउंटेड एज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर बेटा आप खर्चा करते हो किस पे? कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब बेटा नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जिनकी ड्यूरेशन काफी कम है। क्या मुझे कोई बताएगा इसका एक नाम और क्या होता है जो चैप्टर 2 में बताया था मैंने नॉन ड्यूरेबल का? Several years. नहीं One बेटा, वो time use. ड्यूरेबल होता है, नॉन ड्यूरेबल। वन टाइम यूज, बिल्कुल, वन टाइम यूज गुड्स या सिंगल यूज गुड्स। ऐसे गुड्स जिनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत 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 कम है, आप उसको यूज करोगे और वो खराब हो जाएगा। ओके, एक बार कर लो यूज, नहीं तो फिर वो ज्यादा टाइम तक रखोगे तो खराब हो जाएगा, अनयूजेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि बटर एंड मिल्क, आप एक बार ही कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपको दोबारा यूज करना है बेटा उसको, तो वापस परचेज करके लेके आना पड़ेगा, है ना। ये होते हैं आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स। याद रखो, खैर लर्न करने का मैटर है। कंज्यूमर सर्विसेज पहला कंपोनेंट। दूसरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे एक्सपेंडिचर, वो भी बेटा इसी में आता है। तीसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, बेटा ड्यूरेबल गुड्स मैंने यहाँ पे काउंट कर लिए हैं, जिसमें फर्नीचर, वॉशिंग मशीन वगैरह लिया है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे काउंट नहीं करूंगा बेटा, वो है हाउस। याद रखना, हाउस में यहाँ पे काउंट नहीं करूंगा। खैर पहली बात तो हाउस गुड्स की कैटेगरी में आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि हाउस को यहाँ पे मैं काउंट नहीं करूंगा। बेटा यहाँ पे मैं किसको काउंट कर रहा हूँ? जो बाकी के आपके ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जिनको आप कई सालों तक, सेवरल ईयर्स तक यूज करते हो, जैसे फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, रेडियो वगैरह। ये सब किस में आते हैं बेटा? ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट होता है बेटा, और ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मतलब बहुत कंफ्यूज करने वाले पॉइंट है प्योर। जो ध्यान से नहीं करेगा ना इनको, वो एग्जाम में गच्चा खा जाएगा, ये मान के चलो। इसीलिए ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है पॉइंट? imputed value of expenditure on goods produced for self consumption। अगर आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन समझते हो बच्चों? बेटा वैसे अभी हम पढ़ने वाले हैं कुछ टाइम बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहां पे जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वहां पे एक टर्म आपके निकल के आती है सामने, जिसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सबसिस्टेंस फार्मिंग। पता है ये कौन सी फार्मिंग होती है? क्या होती है ये? किसी को याद है? कोई बता पाएगा मेरे को? तो मतलब इसमें जो फार्मर प्रोड्यूस करता है वो खुद के कंजप्शन के लिए ही करता है, वेरी गुड, और अब बच जाता है तो वो बेच देता है शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है बच्चों जब आप अपना पेट भरने के लिए फार्मिंग करते हो। खेती करने का जो आपका मेन पर्पस है वो क्या है? खुद का पेट भरना। कि हम इतनी खेती कर लेते हैं, हम इतना फूड ग्रेन्स उगा लेते हैं कि हमारा तो कम से कम साल भर का काम चल जाएगा, हम भूखे नहीं मरेंगे। उसको बोलते हैं बेटा सबसिस्टेंस फार्मिंग। और ये परफेक्ट एग्जांपल है किसका? सेल्फ कंजम्पशन का। बेटा अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स को आप प्रोड्यूस करते हो, तो बेटा उसकी जो वैल्यू है वो भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आती है। बेटा एक वर्ड सुना है किसी ने? कॉस्ट ऑफ लिविंग। सुना है किसी ने ये? Yes, sir. No, sir. एक इंसान को जीने में कितना पैसा लगता है? एवरेज एक इंसान की कॉस्ट ऑफ लिविंग कोटा में क्या है? तो अगर मैं बोलूं एक इंसान की एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग कोटा में है 15,000 रुपीज पर मंथ, इसका मतलब क्या है? रहने में खर्चा आता है। इसका मतलब क्या है? खाने पीने में खर्चा आता है। इसका मतलब क्या है? आपके पहनने करने में, आने जाने में, ट्रांसपोर्ट वगैरह में खर्चा आता है। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। बेटा कॉस्ट ऑफ लिविंग में हर चीज काउंट होती है। अगर मेरा खुद का मकान है ना, इमेजिन अगर मेरा खुद का मकान है, तो भी मैं रेंट को कॉस्ट ऑफ लिविंग में काउंट करूंगा। अगर
मैं खुद फूड ग्रेन्स को ग्रो कर रहा हूं, फिर भी मैं उनकी वैल्यू को कॉस्ट ऑफ लिविंग में काउंट करूंगा। भले देखा जाए तो वो एक्चुअल में पे नहीं हो रहा है बच्चों, एक्चुअल में पे नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उनकी इंप्यूटेड वैल्यू, उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू को लिया जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में काउंट किया जाता है। ये माना जाता है कि जिंदगी जीने के लिए, आप अपनी जिंदगानी बिताओगे, उसके लिए ये खर्चे होने जरूरी हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग में ये काउंट होता है। तो बेटा कॉस्ट ऑफ लिविंग में दो चीजें काउंट होती है, दोनों पॉइंट को एक साथ समझ लो ताकि तुम्हें फंडा क्लियर हो जाएगा। एक तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जब आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, और इसका परफेक्ट एग्जांपल है सेल्फ हार्वेस्टिंग, या फिर जो आप खुद के लिए खेती करते हो, ओके, उसकी जो वैल्यू है, अगर मैं इसको मार्केट में बेचता तो इतना पैसा मिलता और इतना पैसा मिलता, तो ये मान के चलो, या फिर इसको ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलो इसको कि अगर मैं इसको ग्रो नहीं करता तो फिर मुझे मार्केट से परचेज करना पड़ता तो मेरा खर्चा होता, और ये कॉस्ट ऑफ लिविंग में काउंट हो जाता। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में ये भी काउंट होगा। इसी तरह से बच्चों सेम फंडा आता है इंप्यूटेड रेंट के लिए। अब बच्चों इमेजिन मेरा खुद का घर का मकान है, मेरा खुद का घर है, मैं उसका मालिक हूं, लेकिन अगर मैं इसको किराए पे निकालूं तो बेटा वो किराया बनेगा 20,000 पर मंथ। इमेजिन कितना बनता है, रेंट बनता है 20,000 पर मंथ। भले मैंने इसको रेंट पे दिया हुआ नहीं है, एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी में मैंने इसको रेंट पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दे सकता हूं ना। और अगर मैं कहीं और रहता तो मेरा इतना ही खर्चा होता, अगर खुद का मकान नहीं होता तो ये भी आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग में काउंट होगा कि एक इंसान को एवरेज जीने में कितना खर्चा आता है, तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग में काउंट होगा। तो याद रखना बेटा, ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है, ये इंप्यूटेड वैल्यूज हैं। इंप्यूटेड का मतलब होता है एस्टिमेटेड, याद रखना, ये वर्ड सबको याद रखना है, एस्टिमेटेड। ये एक्चुअल नहीं है, इनको आप इमेजिनरी सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हो कि अगर ऐसा होता तो मेरा खर्चा इतना होता, है ना। लेकिन बेटा फैक्ट ये है कि इनको कॉस्ट ऑफ लिविंग में काउंट किया जाता है, इसीलिए इनको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखा गया। क्या सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? नो सर। Yes, sir. Yes, किसको sir. नहीं आई Yes, बेटा? क्या समझ में नहीं आया बेटा इसमें, बोलो। सर अभी भी कंफ्यूजन है दोनों पॉइंट के बीच में, एक बार दोबारा बता दो। बेटा देखो सीधा सा फंडा इसका ये है अगर मैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए फार्मिंग करता हूं, मेरा खुद का खेत है और मेरा काम उसमें चल जाता है, मेरा काम, मान लो मेरा एक गांव है बेटा, मेरे गांव में एक सर्वे हुआ है, जिसमें यह पता लगाया जा रहा है कि इस गांव की एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, कि भाई जीने में खर्चा कितना आता है। अब इस गांव में बेटा फार्मर्स भी रहते हैं और नॉन फार्मर्स भी रहते हैं, फार्मर्स भी हैं और नॉन फार्मर्स भी हैं, ठीक है। अब मुझे ये एक बात बताओ, तुम कॉमन सेंस वाली बात है, जो फार्मर्स हैं जो ग्रो करते हैं, क्या वो उसी चीज को मार्केट से परचेज करेंगे क्या? बताओ भाई, यस और नो? No, sir. नहीं करेंगे ऑब्वियसली नहीं करेंगे। लेकिन बेटा जो नॉन फार्मर्स है वो तो करेंगे ना, यस और नो? यस सर। अगर Yes, sir. आप ये चाहते हो कि इन दोनों की कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो, तो ये अनफेयर हो जाएगा अगर आप नॉन वालों के लिए उस एक्सपेंडिचर को ले लोगे, जो वो कर रहे हैं खाने पीने पे या फूड ग्रेन्स पे, और फार्मर्स का नहीं लोगे। भले ही फार्मर्स एक्चुअली में नहीं कर रहे हैं इसको, भले देखा जाए तो फार्मर्स एक्चुअल में ये एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन अ वे हम इसको एक तरह से ले रहे हैं। क्यों? ताकि हम एक फेयर वैल्यू निकाल सकें कॉस्ट ऑफ लिविंग की। भले एक्चुअल में नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये बंदा फार्मर ना होता तो ये एक नॉन फार्मर होता और ये भी तो परचेज करता, तो इसकी जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है कि वो कितना खर्चा करता, उसको लिया जाए कॉस्ट ऑफ लिविंग में, उसको साथ में लिया जाए। बोल भुवन, बात समझ में आई बेटा जो बोल रहा हूं? इसलिए हम इसको Yes, लेते हैं। sir. और सेम फंडा रेंट के साथ में भी है कि भले मेरा खुद का मकान है, गवर्नमेंट मान रही है और मैं कुछ पे भी नहीं कर रहा हूं, मेरा खुद का घर है, लेकिन इंप्यूटेड रेंट होता है कि मैं सिर्फ एस्टिमेट कर रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं कि मान लो यार ऐसा होता कि अगर मैं रेंट पे रहता
तो मेरा इतना खर्चा होता है, क्योंकि कई सारे लोग रेंट पे रह रहे होंगे ना। तो अगर आपको एक फेयर बेसिस चाहिए, आपको एक एवरेज बेसिस चाहिए, तो आपको सभी को लेना पड़ेगा। अगर आप 50 में से 20 लोगों को छोड़ दोगे जिनका खुद का घर है, और बाकी 30 का तुम एक्सपेंडिचर ले लोगे, तो बेटा वो एवरेज आपका सही नहीं आएगा। ओके, तो आपको दोनों इंप्यूटेड वैल्यू को लेना चाहिए, भले ही ये एक्चुअल में नहीं होते हैं, कैश में नहीं होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनको कंसीडर करती है एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, क्या मेरी बात सभी को क्लियर है बच्चों? यस और यस यस सर। सर। मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया। फटाफट से ये पांचों पॉइंट याद कर लो बिना देरी किए। सबसे पहला पॉइंट कंज्यूमर सर्विसेज, नंबर 2 कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नंबर 3 कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन और इंप्यूटेड रेंट। फटाफट से पांचों पॉइंट याद करो। सबसे पहला कंज्यूमर सर्विसेज, दूसरा कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, फटाफट कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, तीसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, चौथा imputed value of expenditure on self consumption, और चौथा imputed rent। खुद के हम ऑनर हैं, खुद का मकान है, फिर भी उसका रेंट लिया जाता है। फटाफट से आंखें बंद करके मनी मन रिवाइज करो। क्या ये सबको लर्न हो गए? और लर्न हो गए तो यस लिख के भेज दो फटाफट, जल्दी फास्ट, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। फटाफट लर्न कर लें। ओके, चलो बहुत बढ़िया, सभी को हो गया बेटा मतलब लर्न। ये 5 चीजें हैं, सर्विस, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल कंजम्पशन और इंप्यूटेड रेंट। पांचों पॉइंट सबको याद रखने। अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूं। ये तो हमने प्राइवेट सेक्टर के खर्चे देख लिए, चाहे इनको हाउस होल्ड कर रहा हो इन सभी को, या फिर इन सभी को कोई एनजीओ कर रहा हो। ठीक है, ये हमें बात समझ में आ गई कि उसको टोटल एक्सपेंडिचर में शामिल किया जाता है। बेटा इनमें से कोई भी एक पॉइंट दे देगा अगर, तो उसको क्या मान लोगे कि ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है, तो इसको लेना चाहिए। ठीक है बेटा, हम बिल्कुल 10 लेवल पढ़ रहे हैं। एग्जाम में इतना नहीं आएगा, एग्जाम में आपके आएगा मैक्सिमम 8 या 9। लेकिन अगर आप 10 के लिए तैयार हो और किस्मत अगर बुरी हुई लोगों की और एकदम मैक्सिमम लेवल की चीज आ गई, तो बाकी देखते ही रह जाएंगे। जिन्होंने 2 दिन में 3 दिन में चैप्टर निपटाया नहीं है, मैक्सिमम टीचर ऐसा करते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, खत्म करो 2-3 दिन में, है ना। जिन्होंने 2-3 दिन में ये चैप्टर निपटाया ना, वो बगले झांकने लग जाएंगे वहां पे, बोले यार ये क्या है क्या है क्या है ना। जबकि आपको हर चीज मालूम होनी चाहिए, इसलिए हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहली बार पढ़ी हुई चीज सबसे ज्यादा याद रहती है, और एक बार जो मैटर बनता है वो परमानेंट बनता है। ओके, इसलिए बेटा इसको अच्छे से पढ़ो, यही फाइनल है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, अब खर्चे पढ़ने वाले हम किसके बेटा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो खर्चे करती है। अब बेटा यहाँ पे गवर्नमेंट के मैं कौन से वाले खर्चे ले रहा हूं, तुम लोग मेरे को बताओ। बड़े बड़े वाले या रेगुलर बेसिस पे जो होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस, कौन से वाले ले रहे हैं? डे टू डे। रेगुलर मतलब जो आपके छोटे मोटे खर्चे हैं, जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, है ना, उनको यहाँ पे लिया जाता है ना। अब ऐसे कौन कौन से होते हैं, चलो एक बार पहले इसका मीनिंग पढ़ लो। क्या लिखा है? इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। बेटा गवर्नमेंट भी तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट भी तो कंजम्पशन करती है, गवर्नमेंट को भी तो भूख लगती होगी, वो भी तो खाना खाते होंगे। गवर्नमेंट खाना खिलाती भी तो होगी गरीब बच्चों को, गरीबों को। मिड डे मील स्कीम याद है सबको, बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। गवर्नमेंट तनख्वाह भी तो बांटती है, गवर्नमेंट मिलिट्री वालों को सैलरी भी तो बांटती है, पेंशन भी तो बांटती है। गवर्नमेंट कई ऐसे खर्चे करती है, गवर्नमेंट एजुकेशन पे भी तो खर्चा करती है। ये सारे जो खर्चे हैं, ये गवर्नमेंट के नॉर्मल नेचर के खर्चे हैं, नॉन कैपिटल नेचर के। बड़े खर्चे नहीं है ये सारे। बड़े खर्चे कौन से होते हैं? ब्रिज बनाना, जिसपे 200-300 करोड़ की लागत आ गई भैया, ब्रिज बनाया हमने बहुत बड़ा, है ना, हैंगिंग ब्रिज बना दिया आपने, कई सारी ऐसी चीजें बना दी, रोड्स बना दी, रेलवे लाइंस बिछा दी आपने, एयरपोर्ट्स बना दिए आपने, कंस्ट्रक्शनल वर्क करवा दिया।
वो बेटा इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली किसकी बात हो रही है, डे टू डे एक्सपेंसेस की, गवर्नमेंट जो खर्चे करती है। देखो खर्चा खर्चा है, एक बात सब लोग समझ लो, खर्चा खर्चा है, यहाँ नहीं तो वहां पे आएगा। लेकिन बेटा कैटेगराइज करना आपको आना चाहिए। यहाँ पे पर्टिकुलरली कौन सा आ रहा है, सिर्फ फाइनल कंजम्पशन वाला, मतलब जो डे टू डे बेसिस पे हो रहा है। ओके, जो बड़े खर्चे हैं जिनसे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, वो बेटा कहां पे आते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। अभी हम पढ़ेंगे आगे उनको, ठीक है। चलो, इनके अंदर बेटा क्या क्या आता है, स्पेसिफिकली क्या क्या आता है वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या है बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है कि गवर्नमेंट जब खुद सेटिस्फाई होने के लिए यहाँ पे कंजम्पशन नहीं कर रही, वो आगे कुछ और करना चाहती है, मतलब भला किसी और का हो रहा है, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है लेकिन भला किसी और का हो रहा है। ओके, वो बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है गवर्नमेंट का, इंटरमीडिएट कॉस्ट है। इसमें क्या क्या आता है, देखो डिफेंस, आपके मिलिट्री रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, मैं इसमें इक्विपमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफेंस से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं मिलिट्री वालों की, सैलरीज वगैरह, ये सब कुछ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस वगैरह को, जो आपकी इंटरनल फोर्सेस होती है उनको जो आप पे करते हो, ये सारे खर्चे किस में आते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिख के यहाँ पे आपको दिया है, डिफेंस, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन यही सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आ भी नहीं सकता तुम्हारे तो, ठीक है। तो याद रखें, डिफेंस, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये जो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां गवर्नमेंट डेली बेसिस पे, या मैं डेली तो गलत वर्ड हो जाएगा, रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, रेगुलर बेसिस पे, हर महीने कर रही है, हर 2 महीने में कर रही है, हर क्वार्टरली कर रही है बेटा, उसको कहा जाता है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और ये कंट्री को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, तो ये एक्सपेंडिचर बेटा होने चाहिए ही चाहिए। ओके, ये पहला हो गया। अच्छा, एक काम करो बच्चों, टाइम अपना ओवर होने वाला है, मैं सेकंड मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो सभी लोग बिना देरी किए, सारे बच्चे वहां पे ज्वाइन कर लो, सभी के सभी। पूरी 40 मिनट्स की एक और क्लास होगी अपनी, है ना। फटाफट आ जाओ सब लोग, चलो।